हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मतलब ये आपका चैप्टर नंबर 1 है जिसमें, और वो भी कौन सा, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का आपका चैप्टर नंबर 1 जिसमें मैंने सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही यहाँ डिस्कस करूँगा। और आपका काम क्या है, इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखना, या आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो और बाद में आप नोट करो, ताकि आपका आने वाला जो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है उसमें आपका अच्छा और बेटर परफॉर्मेंस हो। मैं इसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों कहता हूँ, इसकी बात ये है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे NCERT के रिगार्डिंग हैं। यानी कोई भी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, ये सारे के सारे NCERT के क्वेश्चन से कहीं ना कहीं मैच करते हैं। और आपको भी पता है NCERT के क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही रहते हैं, बट इतने सारे NCERT के क्वेश्चंस में से कौन सा इम्पॉर्टेंट है उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और साथ ही में इसका आंसर भी आपके सामने है, तो आप चाहो तो इसका आंसर भी नोट कर लो, या अगर आपको आंसर आता है तो आप उसमें से याद कर लो। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट वाज द फोकस ऑफ द इकोनॉमी पॉलिसी परस्यू बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, वही ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है ये, इन इंडिया। तो पूछ रहा है कि इकोनॉमी पॉलिसी क्या थी अंडर दी कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश शासनकाल में इंडिया की इकोनॉमी पॉलिसी किस टाइप की थी आपको, और इसका क्या एक तरीके से, एंड व्हाट वर दी इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉलिसी, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये क्वेश्चन तो है, आप इसका आंसर चाहो तो आपको आता है तो ठीक है, आप अपनी बुक में सर्च करना कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से बहुत ईजी है तो आप यहाँ से इसका आंसर नोट कर सकते हैं। आंसर क्या है, The economic policy pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home country rather than with the development of Indian economy. वो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर रहे थे, वो अपनी कंट्री के रिगार्डिंग काम कर रहे थे, और उन्हीं के कंट्री के रिगार्डिंग प्रमोशन करना एंड प्रोटेक्शन करना। और ये बात हम जानते हैं, इस बारे में कोई इतना दो राय नहीं है कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाती थी और अपनी कंट्री में मशीनों से सामान बनाकर वापस इंडिया में इंपोर्ट करती थी, और यहाँ पर उसको प्रमोट करने, सेल करना, सारा चीज़ वो यहीं करते थे इंडिया में। तो वो इंडियन इकोनॉमी के बारे में तो कुछ नहीं सोच रही थी, लेकिन वो अपनी कंट्री यानी होम कंट्री के बारे में ज़रूर सोच रही थी। तो आप ये मार्क कर लो, ठीक है ना, इस चीज़ को, जो कि आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें और मैंने पॉइंट लिखे हैं, आप देखिए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है कि दस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया वाज पुअर एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री। ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको लिख रखा है ताकि आपको एक ही बार पढ़कर याद हो जाए। At that time, agriculture was in a poor condition and mineral resources were not fully used। ठीक है ना, उस समय की बात कर रहा है कि at the time agriculture was poor condition, ये हम सब जानते हैं, बुक हमने पढ़ रखी है। and mineral resources were not fully used, और mineral resources का हमने पूरा इस्तेमाल नहीं किया था उस टाइम। and there were ओनली फ्यू इंडस्ट्री, उस समय इंडस्ट्रीज़ भी बहुत कम थी, और जो थी तो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें थी। अगर आपको पता हो, हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें जो थी वो थी। उसके बाद एंड मैनी ऑफ द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैड डिक्लाइन अंडर द ब्रिटिश रूल। वो जो मैं हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ ना, वो छोटे मोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज थी जो कि ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग डिक्लाइन हो गई थी। उसके बाद कह रहा है मिलियन ऑफ द पीपल वर अनएम्प्लॉयड। ये कब है, ये किसकी पॉलिसी है, ये आपका ब्रिटिश पॉलिसी है जिसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है ना। अगर आपको ब्रिटिश पॉलिसी का यही था, अगर आप देखना चाहो, यही तो आपसे पूछा था कि ब्रिटिश पॉलिसी का क्या यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है, ये आपसे पूछा ऐसा, ठीक है ना, इसकी पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो मैं आपको वही आंसर बता रहा हूँ जो एग्जैक्ट में आपसे पूछा गया।
ठीक है, आप चाहो इसमें आराम से बना के लिख सकते हो। क्या द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडियन वाज ऑफ द लोएस्ट, बहुत ही कम था, इन द वर्ल्ड, इंडिकेट दैट द एवरेज इंडियन was extremely poor and could not be afford even the basic necessity of life। तो ये भी चीज़ें आपको प्रॉपर क्लियर है एक लैंग्वेज में, तो मे बी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है ना। एंड लास्ट, मोस्ट इंडियन कुड नॉट बी अफोर्ड टू बाय एंड अथॉरिटेशन या बैलेंस डाइट, ठीक है ना। यानी अब आप इस लाइन से भी समझ सकते हो कि वो इतना ज़्यादा एफर्ट भी नहीं कर सकते थे कि कुछ खरीद भी सके प्रॉपर डाइट वगैरह, यानी हमें एक रात का भी खाना उन्हें नसीब से मिलता था, इस तरीके की बात थी, बट ये सच था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया है तो थोड़ा सा प्रमोशन तो बनता है। हेलो, ये मैक्सर क्लासेस हैं, और अगर आपको प्रॉपर तरीके से क्लास ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों चाहिए, एक्चुअली मैं CUET की भी तैयारी जो है आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस में है, तो आप चाहो तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हो अगर आप साउथ दिल्ली साइड रहते हो, ठीक है ना। साउथ दिल्ली वाले बच्चों के लिए तो बहुत ईजी है यहाँ ज्वाइन करना, ठीक है। और गारंटेड है कि आप जिस सब्जेक्ट में आप चाहो क्लासेस लोगे देन आपको 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या है, नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिश शासनकाल में जो एक नोटेबल इकोनॉमिस्ट हुए हैं किनको माना गया है, तो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जैसे दादा भाई नारोजी, VK RV राव and William Digby and Finlay and सिराज एंड RC देसाई, ये कुछ नाम हैं इकोनॉमिस्ट के, ठीक है। लेकिन सबसे टॉप पे रखा जाता है, किनका नाम रखा जाता है, इन दो पर्सन का, दादा भाई नारोजी एंड VK राव। मैंने इसको ऑलरेडी अपने जितने भी बैचेस थे उनमें ये चीज़ें करवा रखा है, तो उनके लिए तो बेस्ट है ये रिवीजन के लिए। बाकी जो नए हैं तो उनको भी यहाँ से कहीं ना कुछ तो सीख मिल रहा है, इसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं उनको सीखने को मिल रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कहता है, पहले तो यार इसको साइड करते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एग्रीकल्चर जो थी वो इतनी खस्ता हालत क्यों थी, ठीक है ना कहीं इतना बेकार क्यों था। तो हम सब जानते हैं कि उस समय हमारा जो एक लैंड टेन्योर सिस्टम था जिसको हम ज़मींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी जमींदारी प्रथा। इसके बारे में ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है, जमींदारी सिस्टम, इन द जमींदारी सिस्टम जमींदार्स ऑल landlord were the owner of the land and actual collection by zamindars was much higher than what they had to pay the government। यानी वो गवर्नमेंट से ज़्यादा तो ज़मींदार को ही पे कर देते और गवर्नमेंट को कम % पे करते थे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट कहते थे 15%, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी ज़मींदार से कि भाई तू मुझे 15% टैक्स इन सब से ला कर देगा, बेशक तू चाहे इनसे जितना मर्जी उतना टैक्स ले। तो भाई साहब अब आप देख लो कि जब मैंने ये वर्ड बोल दिया कि जितना मर्जी चाहे उतना आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, तो देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा हालत थी, ठीक है ना। तो इसमें क्या पॉइंट्स है, दूसरा क्या रहा, इसी में अगर हम पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है कि अंडर द सिस्टम इंटरमीडिएटरी बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ बोथ एक्चुअल कल्टीवेटर एंड द स्टेट, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें, और हाँ आप चाहो इसे डीपली में पढ़ सकते हैं अपनी बुक में, आपके पास कोई सी भी बुक हो, चाहे वो कौन सी आप बुक जो तो VK ओरी वाला है, TR जैन का, आप चाहो उससे बुक से पढ़ लो, या और भी बुक है, बहुत अच्छी अच्छी बुक है, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ इसी का, मैं ज़्यादातर मोस्टली इस बुक से पढ़ाता हूँ इसलिए ये बुक मेरे को याद है, ठीक है।
उसके बाद दूसरा पॉइंट इसी का ही है कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उस टाइम एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा कॉमर्शलाइज नहीं था, तो वही कह रहा है कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन अ मार्केट रेदर देन द सेल्फ कंजम्पशन। तो फोर मेयर या कह दो कि फोर मेयर्स वर फोर्स टू द कल्टिवेटिव कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक अ इंडिगो। उस समय किसानों को ब्रिटिश वाले ज़बरदस्ती इंडिगो की कृषि यानी इंडिगो की फार्मिंग करने के लिए फोर्स करते थे। ठीक है ना, आप चाहो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो कि ये जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट लाने वाले ब्रिटिश ही थे, और वो किसानों से ज़बरदस्ती कहते थे कि भाई तुम इंडिगो करो, तुम इंडिगो करो। ठीक है ना, ओके। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया, और कुछ पॉइंट है क्या? यस। तो आगे ये कंप्लीट और भी है कि एज अ रिजल्ट देयर वाज अ फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स एंड द फार्मर हैड सफर फ्रिक्वेंटली ऑकरेंस ऑफ फैमिन। यानी कि जैसे देखो कि हर लोगों से कहा गया था आप इंडिगो की खेती करिए, इंडिगो की खेती करिए, जिसकी वजह से फूड क्रॉप्स जो है वो कम प्रोडक्शन होने लगे, उसकी जो कह दो कि संख्या कम हो गई, परसेंटेज कम हो गई, जिसके ऑकरेंस ऑफ द फैमिन फ्रीक्वेंट जो असर इसका पड़ा। तो आप इसका प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। तीसरा इफेक्ट पे पड़ा पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने प्रॉपरली आपके लिए ढूंढ के निकाला है। कह रहा पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1947, बिल्कुल। ऑल्सो एडवर्स अफेक्टेड इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब भाई पार्टीशन किस तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर पर अफेक्ट करता है? कह रहा द रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द वेस्ट पंजाब एंड सिंध वेंट टू द पाकिस्तान। समझ में आ गया? एंड पंजाब एंड सिंध वेंट पाकिस्तान एंड क्रिएटेड अ फूड क्राइसिस इन द कंट्री। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता था वो वेस्ट साइड में होता था, वेस्ट पंजाब एंड सिंध साइड में। तो और वो जो पार्टीशन के टाइम है वो पाकिस्तान में चला गया था, जिसकी वजह से ये चीज़ होंगी। एंड दस द इंडियन एग्रीकल्चर बिकम द बैकवर्ड, और इसी की वजह से आपका इंडियन एग्रीकल्चर जो है बैकवर्ड, स्टेगनेंट एंड नॉन वाइब्रेंट, यानी इसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आ रहा था कि प्रोडक्शन बढ़े या घटे, कुछ नहीं हो रहा था इन ब्रिटिश रूल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका मैंने बड़े क्वेश्चन को फिनिश करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टेड बाय द ब्रिटिश इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी कह रहा व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्टेड बाय ब्रिटिश रूल। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा? तो कह रहा है द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू फोल्ड। पहला, टू गेट अ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड चीप रेट इन ऑर्डर टू रिड्यूस इंडिया टू मेयर, यानी मैंने कम से कम एक्सपोर्ट कर सके ऑफ रॉ मटेरियल एंड द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। और दूसरा, सेल अ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड, ठीक है ना, गुड्स इन इंडियन मार्केट एंड हायर प्राइस। पहले यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाना था, पहला मोटिव तो ये था। तो ये पूछा था ना आपसे क्वेश्चन कि व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट बाय द ब्रिटिश, यानी इंडिया में कह रहा हूँ ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे या वहाँ पे सामान बनाते थे और बनाने के बाद यहाँ पर बेचते थे। ये 2 पॉइंट्स थे इसके जो कि अपने को पढ़ना था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिए ताकि आपका जो है प्रॉपर तरीके से काम भी अपना निपट जाए। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन जो है वो ये है, द ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री वर डिक्लाइन कह दो या रियून्ड अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट हम समझते हैं कि जो चीज़ें हाथों से बनाई जाती है वो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें होती है, और वो डिक्लाइन कैसे हो गई है वो सारे क्वेश्चन आपको इसका आंसर पता है, नहीं पता तो आप इसका आंसर यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी सा लिखा हुआ है मैंने। द मेन कॉजेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज डी इंडस्ट्रियलाइज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश रूलर इन इंडिया
एंड दे गॉट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट द चीप रेट। देखो डी इंडस्ट्रियलाइज का जो कॉन्सेप्ट था ब्रिटिश इसीलिए लेके आना आए थे ताकि वो यहाँ से चीप कीमत पे या चीप प्राइस पे वो रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाएं एंड रिड्यूस इंडिया टू मेयर एक्सपोर्ट, ताकि वो उनका एक्सपोर्ट कम कर सके ऑफ रॉ मटेरियल एंड ब्रिटिशर टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। और उसके बाद क्या हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने पे लग गया तो। एंड इट रिजल्टेड इन डिक्लाइन ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। एंड ब्रिटिशर फॉलोड डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ टैरिफ। अब ये डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभाव, भेदभाव कर रहे थे किसके बीच। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, ये इंडिया है, इंडिया के जो भी सप्लायर हैं बेचने वाले, और ये ब्रिटिश लोग हैं। देखो सॉरी ब्रिटिश लोग हैं। इंडिया जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती उस पर टैरिफ वगैरह टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा लगाती, और ब्रिटिश वाले कोई भी एक्सपोर्ट कर लो या इंपोर्ट कर लो कोई टैक्स नहीं, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो आप देखो किस तरीके से भेदभाव होता था उस टाइम, जो कि अब आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको एक तरीके से पढ़ सकते हो ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है ना। और उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज़ द रिगार्डेड एज द डिफनिंग ईयर टू मार्क द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम द फर्स्ट फॉर द सेकेंड डिसिसिव स्टेज। या वही डेमोग्राफिक के बारे में पूछ रहा है कि आपने डेमोग्राफिक का पॉइंट्स पढ़ा था ना उस समय। डेमोग्राफिक का मतलब होता है जननांकीय रेखा, यानी वहाँ की किसी भी कंट्री का भी मान लो कि वहाँ पे इंडिया, जैसे इंडिया की बात करूँ उस टाइम में कितने लोग थे जो इनकी उम्र कम उम्र में ही वो मर जाते थे, यानी 35 ईयर उनका मैक्सिमम एज होता था, क्योंकि वो इतने पहली चीज़ गरीब थे और इतने वो कहते हैं ना कि वीक थे कि भाई वो इतने साल ज़्यादा जी नहीं पाते थे। तो ये कह रहा है कि 1921 इज़ द डिफाइनिंग ईयर, इट कॉल्ड ईयर ग्रेट डिवाइडेड, ठीक है ना। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम द फॉर्म, और आपको पता है ये वो चीज़ें जहाँ पे डेमोग्राफिक यानी पॉपुलेशन काउंट करने की जो सीखा गया था, पॉपुलेशन, ठीक है ना, हाँ जनसंख्या वाला जो है। तो ये आपको एक नंबर में पूछ लेगा तो कहीं ना कहीं आप इसका जवाब दे देना, ठीक है ना, कि डेमोग्राफी की शुरुआत कौन से साल में हुई, तो 1921 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉर्नर पीरियड। भाई बहुत ख़राब हालत थी ये तो हमें पता है, ठीक है ना। वो 1 बाय 1 अगर यहाँ पर देखें वो सारी चीज़ें लिखा हुआ है। पहला अगर हम देखें पॉइंट्स पढ़ना है, चलिए पढ़ के देखते हैं क्या है। ड्रेन ऑफ वेल्थ of economic policy of the British India were primarily motive to snatch maximum benefit from India's trade, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट चाहते थे वो। एंड इंडियाज फॉरेन ट्रेड जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, ठीक है, ओके। उसके बाद देयर वाज अ ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ इनटू ब्रिटेन। अब देखो जरा क्या हालत हुई है। The surplus was used to make a payment for the expenses incurred by the office set up by the colonial government in Britain. और जो भी surplus was used make a payment for the expenses incurred by the office set up by the colonial government in Britain. भाई जो भी पैसा ऐसा आएगा वो कहाँ पे यूज़ होता था, ऑफिस जो बने हुए थे ब्रिटेन में। एंड द सरप्लस वाज यूज्ड टू पे एक्सपेंस वॉर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी जो भी वॉर से रिलेटेड एक्सपेंस वगैरह होते हैं वो सारे खर्चों पे ये सरप्लस कर रहे थे। तो क्या सरप्लस की बात कर रहा है ये? सरप्लस कौन से वाली की बात कर रहा है? ये वाली सरप्लस की, कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिटिश इंडिया में था वर प्राइमरी मोटिव टू स्नैच मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इंडियन ट्रेड।
यहाँ से जो भी प्रॉफिट वगैरह होता था, सरप्लस जो होता था, उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे थे वो। क्योंकि अब ये बताओ, ब्रिटिश इंडिया पे तो डिपेंडेबल हो नहीं सकती, इंडिया को तो एक तरीके से मान के चलो कि भाई वो अंडर में ले रखी थी, तो यहाँ से जो भी सरप्लस आता था उसका इस्तेमाल इन सब चीज़ों में किया जाता था। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट इज़ द डेमोग्राफिक। ठीक है, एंड हेयर इंडियाज डेमोग्राफी प्रोफाइल ड्यूरिंग अ कॉलोनी, यानी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इंडिया की जननांगी रूपरेखा क्या थी, यानी कि डेमोग्राफिक। तो अगर हम बात करें कि उस टाइम हाई बर्थ रेट भी था और डेथ रेट भी हाई था, दोनों ही हाई थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद वही बस कर भाई बस कर, तो जादू हो गया, बड़ी स्पीड में चला गया, तो आजा नीचे आजा, बड़ी स्पीड में चला गया लग रहा, इसको सुनना होना तो है नहीं। ये सेकंड पॉइंट है, हाई इन्फेंट मोरालिटी रेट, यानी इट्स रेफर टू डेथ रेट ऑफ अ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, यानी वो बच्चे जो 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं उनको हम इन्फेंट मोरालिटी रेट में काउंट करते थे। और उस समय मान के चलो 18%, 80 पर 1000 जो था वो आपका बर्थ था उस समय, यानी कि 1000 में से 18 बच्चे जो है 1 साल की उम्र में ही मर जाते थे, वो रेट था। ओके, अगला, उस समय आपका जो है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अभी मैं बात कर रहा था, देखो यहाँ पर उस समय सिर्फ 32 साल तक ही लोग जी पाते थे। आज के टाइम में लोग 100 साल तक जी जाते हैं लास्ट मैक्सिमम। ठीक है ना, आज के टाइम में 65 ही है, लेकिन मुझे 100 साल तक भी जी सकते हैं, लेकिन उस समय आप देख सकते हो कि कैसा हालत थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हाईलाइट द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ओहो, तो उस समय पूरा का पूरा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में बात करें तो यहाँ कह रहा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स अमंग द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। पहला, प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। चलिए देखें जरा इसमें क्या चीज़ है। इसमें कह रहा है द एग्रीकल्चरल सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्ज शेयर ऑफ वर्क फोर्स विच इज़ 72%। यस, इंडिया की 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेबल थी उस टाइम, आज के टाइम नहीं। एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के बारे में बात करें, ओहो फिर दोबारा कुछ गड़बड़ हो गई। चलिए, तो अगर बात करें 80% जो लोग थे वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पे बिलोंग कर रहे थे। दूसरी बात करें, दूसरा पॉइंट बात करें कि ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, यानी देयर वाज ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल वर्क फोर्स एग्रीकल्चर डिक्लाइन। और उस समय इन सारे एरिया में जो है एग्रीकल्चर जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होता है क्या। ओके, ऑन द अदर हैंड देयर वाज इंक्रीज वर्क फोर्स इन अ एग्रीकल्चर स्टेट लाइक उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। इन साइड में जो है एग्रीकल्चर पे वर्क फोर्स ज़्यादा, यानी यहाँ पे लोग ज़्यादा काम करने लगे एग्रीकल्चर पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि अंडर स्कोर सम इंडियाज मोस्ट क्रूशियल इकोनॉमिक चैलेंज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। भाई क्या क्या चैलेंज था जब आपका इंडिया आज़ाद हुआ था, आपका हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ा। पहला, लिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड लो एग्रीकल्चर आउटपुट था एंड हाई इम्पोर्ट ऑफ ग्रेन था। ठीक है, उसके बाद तीसरा है लो फिगर ऑफ नेशनल इनकम एज पर कैपिटा इनकम, एक्सट्रीमली पुअर्टी। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो उस समय लिटिल इंडस्ट्रियलाइजेशन था यहाँ इंडिया में, और दूसरा लो एग्रीकल्चर आउटपुट भी उस समय प्रोडक्शन भी बहुत कम था। तीसरा कह रहा है नेशनल इनकम भी कम था, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम ही था, ही मान के चलो। कम क्या, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ही क्या होता है।
वेरी हाई इन्फेंट मोरलिटी रेट, आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो इसमें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बार बार वही चीज़ समझाना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 10 और कह रहा है व्हेन वाज द इंडियाज़ फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेट अंडरटेकन। भारत में जनगणना कौन से साल में की गई? वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में पूछ लेगा, तो आपको इसका जवाब पता है, ठीक है। एंड आंसर इज 1881, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस यानी जनगणना। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद अगले क्वेश्चंस पे आते हैं और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर लास्ट है। व्हाट आर द पॉजिटिव ऑफ कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश इन इंडिया। भाई ब्रिटिश के बारे में अभी हमने बहुत बुराई की है, लेकिन साथ साथ ब्रिटिश ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, वो उस अच्छे काम को यहाँ पर लिखना है। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? पहला, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट किसने हमें ला के दिया? ब्रिटिश ने ला के दिया, वरना हम तो खुद के लिए ही खेती करते थे, लेकिन ब्रिटिश वालों ने हमें कुछ सिखा ही दिया ये। दूसरा, द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रेलवे हो गया, रोड हो गया, ये सारी चीज़ें जनरेट किसने की गई? ब्रिटिश ने की। रेलवे प्रमोटेड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ गुड्स। रेलवे के थ्रू आप यहाँ और भी जाके आप जो है अपने सामान को सेल कर सकते हो रेलवे के थ्रू। और उसके बाद द सप्लाई ऑफ फूड एंड एसेंशियल कुड बी अवेलेबल अफेक्टेड टू ट्रांसपोर्टेशन। अफेक्टेड एरिया, सूखाग्रस्त इलाका होता है जहाँ पर ऐसा चीज़ आ जाए, कंडीशन हो जाए कि जहाँ लोगों के पास खाना नहीं है। एक बार मंदी आई थी ना, जिसको हम इन्फेंट कहते हैं, कहीं ना कहीं आई थी, तो उस समय रेलवे के थ्रू ही ये सारा सप्लाई जो किया गया था फूड का, किया गया था एसेंशियल। और आगे कह रहा है इंडियन इकोनॉमी विटनेस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो था, जैसे नोट वगैरह जो है, एंड लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, ये सारा डिवीज़न ऑफ वर्क, ये सारा काम जो है ब्रिटिश वालों ने किया। आप अपनी बुक से पढ़ सकते हो, जो आपको समझ में आए। यहाँ से समझ में आया तो अच्छी बात है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आधे घंटे की वीडियो आपने मेरी बनवा दी है, 30 मिनट्स के राउंड। ओके, देखते हैं और क्या क्या है। बस ये लास्ट पॉइंट था। तो आई होप आपको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट है जिन्होंने पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, और उनके लिए तो है ही है जो रिवीजन कर रहे हैं, तो उनका और सारा जो उन्होंने पढ़ रहे थे वो सही, और ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बड़े मार्क्स के भी थे और 1-2 क्वेश्चंस के भी थे, तो उसके लिए भी बेनिफिट है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी की चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू।